नमस्कार, एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिशा हुसैन। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाला श्रीगंगानगर जिला राजस्थान के सबसे हरे भरे जिलों में शुमार है। खेतों में लहलाती फसलें, हरे भरे पेड़, नहरों का कल कल करता पानी राजस्थान के दुर्गम रेगिस्तान की कल्पना को झूठा साबित करते हैं। इलाके में आने वाले लोग हैरानी में पड़ जाते हैं कि रेगिस्तान में इतनी हरियाली कैसे हो सकती है। श्रीगंगानगर जिले में पैदा हुए किन्नू ने अपनी बहुत विशिष्ट पहचान है। इसकी मांग देश के दूर दूर के इलाकों के साथ साथ विदेशों में भी किन्नू के कारण श्री गंगानगर की पहचान बनी है और इसी गंगानगर किन्नू के नाम से जाना जाता है। लेकिन किन्नू को बगीचे से निकालकर लोगों की प्लेट तक पहुंचाने में कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर ने कृषि के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। कपास, गेहूं और सरसों के बाद यहाँ का किन्नू भी अपनी एक खास पहचान रखता है। गंगानगरी किन्नू की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी है। गंगानगरी किन्नू अपने मिठास के मामले में नागपुरी संतरे को भी टक्कर देता है। अब हम खड़े हैं श्री गंगानगर जिले के सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के खेत में, जहां पर किन्नू का बाग लगा हुआ है और इस समय इस बाग के अंदर जो किन्नू के पौधे लगे हुए हैं उसके ऊपर फलों की भरमार है। बड़ी संख्या के अंदर ये फल लगे हुए हैं और खास बात यह है कि पिछले 2 सालों में जो किन्नू का उत्पादन है वो काफी प्रभावित रहा। लेकिन अब की बार जो किसानों के चेहरे हैं, जो किन्नू की बाग लगाते हैं, बागवान हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ बागवान, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? सुभाष सारण। ठीक है। यहाँ पर किन्नू का बाग लगा हुआ है। इस बाग को लगाने के अंदर क्या प्रोसेस रहता है? कितने समय में ये बाग तैयार हो जाता है और क्या मेहनत लगती है? मेहनत बहुत है जी, पूरे साल की मेहनत है। हाँ। खाद है, कटाई, निराई गुड़ाई, या खोदी काटनी है, खुरपी मारनी है और 6-7 साल लग जाए तैयार होते। लंबो टाइम लगे बहुत। यानी कि एक बार जब बाग तैयार होने लगता है तो 7 सालों का समय लगता, उसके बाद में इसमें फल आना शुरू होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बियो पहली तो आवे फड़े थोड़ो बहुत आवे, बिंगी कोई वाह बात को नहीं, खर्चो पानी कटे। ठीक है। नाम मात्र ही आवे तो 7 साल का पौधो होवे नहीं, जन पूरो घेराव बन जाए, ग्रोथ हो जाए, बियो बाद में वो फल पूरो देवे। एक बार जब सीजन चला जाता है, जैसे अब फल आए हुए हैं, ये सीजन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में अगले सीजन की आप तैयारी कब से शुरू करते हैं और कैसे करते हैं? 1 जनवरी से फरवरी 15। अच्छा, तब तक हो जाती है। क्या प्रोसीजर रहता है तैयारी का सारा? कटाई है। हाँ। इनमें गोबर की खाद है, यूरिया, डीएपी, सुपर है, फास्फेट है, सारी घेर के और फिर खुरपो मारनो, इनमें नीचों कूटलो काटनो, फिर इनमें ड्रिप चलावा। ठीक है। हमारे साथ एक बागवान और मौजूद हैं। आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार सारण सर। ठीक है जी। तो अब की बार जैसे सुनने में आ रहा है कि फसलों का प्रोडक्शन हम खुद भी देख रहे हैं काफी अच्छा है, फल लगे हुए हैं। पिछले 2 साल के अंदर जो प्रोडक्शन कैसा रहा और उसकी कारण क्या रहा? पिछले 2 सालों में तो बिल्कुल ही फ्रूट था ही नहीं सर। और अब की बार है जो भरपूर है, क्वालिटी भी अच्छी है और थोड़ा भाव में तो दिक्कत आ रही है, भाव कम है और क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। फल खूब है, अच्छा चल रहा है, वही है। ठीक है। तो सुनने में ये आता है कि जो गंगानगर का किन्नू है नागपुरी संतरे को मिठास के मामले में टक्कर देता है, मिठास के साथ साथ भावों में भी टक्कर देता है। तो क्या ये चीज सही है और उसकी कारण क्या है? नहीं, बिल्कुल सही है सर। यहाँ जो है ना मिठास वो अलग ही है। यहाँ गंगानगरी किन्नू के नाम से मशहूर भी है हर जगह, पूरे विश्व में। तो इसका टेस्ट तो अलग है ही सर। टेस्ट अलग हाँ। तो भावों के अंदर कितना अंतर है संतरे और किन्नू के? संतरे और किन्नू में जो संतरा तो यहाँ होता नहीं है सर। हाँ। पर भाव में बहुत डिफरेंस है, वो भाव नहीं मिल रहा हमें जो होना चाहिए। ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब की बार जो किन्नू की फसल है समय से पहले आ गई है और मिठास के मामले में अब की बार कैसे है? हाँ, थोड़ा 10 दिन एडवांस चल रहा है सर। हाँ, रंग भी अच्छा है, कलर भी आ गया, इसमें मिठास भी आ गया, इसकी वजह से थोड़ा 10-15 दिन एडवांस है। किन्नू के जो बागवान है उनका ये कहना है कि अब की बार जो उनका प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। 10 दिन पहले उनका जो फसल है वो लगभग तैयार होने के कगार पर है, मिठास भी अच्छी है। इस खेती के साथ साथ किसानों के सामने, बागवानों के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। उन चैलेंजेस पर बात करते हैं। बताइए कि ये जो किन्नू है कहाँ कहाँ जाता है, एक्सपोर्ट होता है? ये अपना जो ये गंगानगरी किन्नू है सर, ये अपने देश ही नहीं विदेश में भी जा रहा है। जैसे बांग्लादेश का अपना मीरपुर है, ढाका है, वहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है। और पिछले 2 सीजन पहले, क्योंकि पिछले 2 सीजन में तो इसका प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, उत्पादन बिल्कुल जीरो था। लेकिन हमारे यहाँ श्री गंगानगर जिले के सांसद साहब ने थोड़ा प्रयत्न किया तो ट्रेन के माध्यम से मीरपुर तक ये किन्नू गया अपना। तो बड़ा भाव में ठीक रहे
और उत्पादन का जो कड़ी थी वो भी ठीक चलती रही। लेकिन इस बार बड़ी मायूसी है कि मार्केट नहीं मिल रहा है। 10 रुपये मात्र इसका भाव है, और जहाँ अपने नागपुरी संतरे की बात करें तो 80 से 90 रुपये मिल रहा है। और मिठास के अंदर गंगानगरी किन्नू अपनी एक अलग ही पहचान रखता है सर। तो यहाँ पर आपके हिसाब से और क्या कुछ होना चाहिए कि यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ लगे, क्योंकि फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पर नहीं है जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, तो इस खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? सर ऐसा है, गंगानगरी किन्नू यहाँ का जो छोटा किसान है उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और बहुत ही बड़े कृषि क्षेत्र पर यह गंगानगरी किन्नू इस बार लगा हुआ है। तो हमारी तो सरकार से ही मांगे भी, एक तो यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, जो यहाँ 4 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी साहब आए थे गंगानगर, तो उन्होंने ये घोषणा भी की थी, एक तो ग्वारगम फैक्ट्री की और एक यहाँ के गंगानगरी किन्नू के लिए। लेकिन वो घोषणा ही रही कागजों में, अभी तक यहाँ पर किसी तरह का कोई प्लांट नहीं लगाए। तो हमारी तो ये डिमांड है सरकार से भी, एक तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट और एक वैक्सीन प्लांट बड़े सर्किल पर अगर लगे तो एक तो यहाँ पर जो बेरोजगारी वाला सिस्टम है वो खत्म होगा, और कहीं न कहीं बागवान किसानों को इसका फायदा भी होगा। ठीक है, ये थे कुछ बागवान। इनका कहना है कि जो किन्नू की फसल अब की बार काफी अच्छी है, प्रोडक्शन काफी अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ सरकारी स्तर पर यदि इन्हें सहायता मिले तो इस खेती को और बढ़ावा मिलेगा, इस क्षेत्र के अंदर और बाग लगेंगे, ताकि जो इस क्षेत्र का नाम है वो कृषि क्षेत्र में और आगे हो सके। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्री गंगानगर। विज्ञान के इस दौर में विश्व भी भारत की प्रौद्योगिकी का लोहा मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय को दुगनी करने के विजन से अब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की हाइड्रोपोनिक से है, तो वहीं कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाला श्री गंगानगर जिला राजस्थान के सबसे हरे भरे जिलों में शुमार है। खेतों में लहराती फसलें, हरे भरे पेड़, नहरों का कल करता पानी, वो सारी तस्वीरें आपने देखी। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं जो आप देख लीजिए। अब तक हमने आपको दिखाया कि कैसे किन्नू के बागों में किन्नू का उत्पादन किसान करते हैं और उसके बाद में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हम आपको एक किन्नू के प्लांट में लेके जा रहे हैं जहां पर किन्नू की वैक्सिंग और ग्रेडिंग की जाती है और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। हम श्री गंगानगर के एक प्लांट में पहुंचे हैं जहां पर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा तस्वीरें दिखाएं इस प्लांट की, और हम इस प्रक्रिया को समझेंगे कि इसकी जो ग्रेडिंग है, वैक्सिंग है, वो कैसे होती है और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट के लिए किन किन प्रक्रियाओं के बीच में गुजरना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस प्लांट के ओनर नकवी साहब, उनसे जानेंगे। नकवी साहब, आप बताइए कि ये प्लांट लगा है, अब इसकी ग्रेडिंग और वैक्सिंग होगी, क्या प्रक्रिया है? दरअसल क्या, जंगल का जो माल होता है उसमें मैल मिट्टी होती है, काफ़ी तरह से काला भी होता है मौसम के हिसाब से, लेकिन ये जो प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं हमारे, ये इसको साफ़ करने का काम करते हैं और ग्रेडिंग करने का काम करते हैं। साइज जिस स्टेट में जिस साइज़ की ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग इसको सप्लाई करते हैं। इसको पूरा तैयार करके वैक्सिंग करके, वॉशिंग करके, ड्राई करके, उसके बाद में ग्रेडिंग करके क्रेटों में और बॉक्स में, गत्ते के बॉक्स होते हैं, उसमें पैकिंग करके हिंदुस्तान की सभी मंडियाँ उसके अलावा भी बाहर भेजा जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे ये आपका प्लांट चालू हो चुका है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएं। जैसे अभी आपने बाग से किन्नू जो फसल है वो लाके यहाँ पे डाल दिया है, अब क्या होगा आगे? अभी क्या है कि जैसे मैल मिट्टी वाला ये यूनिट है, यहाँ पर सारा कचरा और इसके जो पत्ते वगैरह रहते हैं वो नीचे गिरेंगे। उसके बाद में यहाँ आएंगे हम लोग, यहाँ आने के बाद में ये वॉश होगा, ये इसके फुब्बारे लगे हुए हैं, ये पानी के साथ जो मैल मिट्टी है इसकी वो सारी नीचे उतर जाएगी। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये सारी ब्रशिंग है, देखें आप, दिखाएं थोड़े कैमरे से। ब्रशिंग से सारा जो छेद होते हैं ना बारीक बारीक इसके, उसके अंदर से मैल मिट्टी निकलने के बाद सारा नीचे जाएगा कचरा और ये एकदम क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा गीलापन रहेगा जो पानी है। अब पानी पर डायरेक्ट वैक्सीन लगती है। हमारे आगे आते हैं आगे फोम, ये देखें आप, ये यहाँ पर रहता है फोम, जो पानी पीछे से आता है उसको निचोड़ने का काम फोम करता है। ये हमने फैन लगा दिए, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है वो इस फैन के द्वारा, हीटर के द्वारा इसको सुखा दिया जाता है। उसके बाद अगला स्टेप आता है हमारे यहाँ वैक्सिंग का। ये हमारे वैक्सिंग चल रहा है। अब यहाँ सूखने के बाद में हम इसको वैक्सिंग का लेप, ये देखें आप, ये कॉटन पॉलिश है, तो ये इसके ऊपर एकदम लेप होगा इसका, इसमें चमक भी आ जाएगी और इसकी मजबूती भी बनेगी। किस चीज़ का लेप होता है ये एक केमिकल होता है एक तरह का, लेकिन नुकसानदेह नहीं होता है। ये खाद्य पदार्थ होता है, इसमें कोई किसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं है खाने में। तो इसका फायदा क्या है जो लेप किया जा रहा है? इसका फायदा एक तो चमक, सफाई, और दूसरा इसकी लाइफ। हमारी कोशिश ये थी कि किन्नू की ज़्यादा ज़्यादा लाइफ बने और ये आगे से आगे जाए। हाँ ठीक है, ये नकवी साहब ने बताया कि किन्नू को पहले धोया जाता है
उसके बाद में जब इसकी मिट्टी निकल जाती है, फिर इसको जो गीलापन है उसको सुखाने के लिए हीटर और जो पंखे लगाए गए हैं वो उस प्रोसेस से गुजारा जाता है, और उसके बाद में एक केमिकल की परत लगाई जाती है जिससे किन्नू के ऊपर जो वैक्सिंग हो जाती है और चमकदार हो जाता है और कई दिनों तक इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अब हम आगे की प्रक्रिया भी इनसे जानेंगे कि वैक्सिंग के बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो क्या चीज़ है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये ड्रायर यूनिट है इसका, इसके अंदर हीटर और पंखे लगे हुए हैं ताकि जो हमने यहाँ पॉलिश की है, जो इसको कुटीन पाउडर बोलते हैं उसको हम, तो उसकी जो पॉलिश है वो ये ड्रायर यूनिट में आने के बाद सूख जाती है, और सूखने के बाद में चमक मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की चमक ये लाता है। आइए अब। बिल्कुल, वैक्सिंग के बाद में इसको एक बार फिर से जो सुखाने की प्रक्रिया है वहाँ पर ले जाया जाता है। एक बड़ी सारी मशीन लगी हुई है और उसके बाद में अब आगे का जो प्रोसेस है वो भी इनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए अब क्या है। ये देखें आप, ये पॉलिश का काम जो है, इसका वैक्सिंग का काम वो एकदम कंप्लीट हो चुका है, और ये चमक देखें जो आप अपने वहाँ माल को डाल रहे थे और आज यहाँ ये पहुँचा है, तो इसकी देखें, आप दिखाएं थोड़ा कैमरे से, इसकी लाइट देखें, इसकी लाइट में, इसकी चमक में, इसकी मजबूती में, इसकी सफाई में कितना अंतर आया है। तो ये बहुत बेहतर हो गया है, ये एक्सपोर्ट के लिए तैयार है, हम इसको कहीं भी भेज सकते हैं, किसी तरह की कोई गंदगी, कोई मिट्टी मैल नहीं है। अब आगे चल के हम इसको आपको दिखाएंगे साइजर, जो छोटा बड़ा साइज हम करते हैं उसके लिए ये यूनिट हमारा लगा हुआ है। ये देखें आप, ये बिल्कुल यहाँ पर जो किन्नू की ग्रेडिंग है वो की जा रही है। अलग अलग जो साइज के किन्नू हैं वो अलग अलग जो इनके बॉक्स बने हुए हैं वहाँ पर जो किन्नू का जो फल है वो पहुँच रहा है। इनको जो ग्रेड करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों इसको किया जाता है? देखिए, जो भी बॉक्स या क्रेट में हम पैक करते हैं उसमें एक जो हमने एक साइज के हिसाब से एक कोड वर्ड दिया हुआ है, जिनको हम बोलते हैं 60 दाना, 72 दाना, 84 दाना। जितना दाना छोटा रहेगा उतना उस बॉक्स में या क्रेट में ज़्यादा आएगा, तो उसी के लिहाज से हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। शुरू होता है 45 दाना, 60 दाना, 54 दाना, 72 दाना, 84 दाना, 96 दाना, तो ये सारे ग्रेड होते हैं। जिस हिसाब की हम जो दाना जिस स्टेट में जब डिमांड होती है, हम उसी दाने को उसी के डिमांड के अनुसार, क्रेट हो चाहे बॉक्स हो, हम आगे भेजते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद क्या क्या प्रोसेस रहता है? इसके बाद ये मैनुअल हमारे यहाँ पैकिंग हो रही है। ये देखें आप, ये माल तैयार हो रहा है, ये पैकिंग मैनुअल होती है। इधर देखिए आप, ये देखें, ये जो पैक कर रहे हैं ये 60 दाना है, तो जो वहाँ से ग्रेड होके आया इसको हम 60 दाना बोलते हैं। तो बॉक्स के साइज़ के ये 60 दाने ही आएंगे, लेकिन क्रेट में इतना होता है कि जैसे ही पार्टी को डिमांड करती है उसको 120 दाने चाहिए, 130 दाने चाहिए, तो हम उसके हिसाब से, वजन के हिसाब से इसको तैयार करके गाड़ी में लोड कर देते हैं। हाँ जी। तो बिल्कुल हमने ये देखा कि यहाँ पर जो प्लांट लगा हुआ है उस प्लांट के अंदर किन्नू जब बाग से यहाँ पहुँचता है तब उसकी धुलाई से लेकर सफाई के बाद में वैक्सिंग की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है और उसके बाद इनको बॉक्स में भरा जाता है। मैं ज़रा कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा तस्वीरें और भी दिखाएं। यहाँ पर ग्रेडिंग के बाद में ये जो पूरा का पूरा कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं प्लांट की, इसकी पैकिंग की जा रही है। जैसे वहाँ दिखाऊँगा वो स्टिकर लगाए जा रहे हैं इन किन्नू के ऊपर। वैक्सिंग के बाद में किन्नू पूरा चमकदार हो गया है, इसके ऊपर एक रंग बिरंगी फरियां लगाई गई हैं, स्टिकर लगाए गए हैं। इसके बाद इसको सावधानी से पैक किया जा रहा है और उसके बाद में एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ से देश ही नहीं विदेश के कई हिस्सों में ये किन्नू एक्सपोर्ट किया जाएगा। कुलदीप गोयल, NDTV, श्री गंगानगर। गंगानगरी किन्नू ने अपनी मिठास के मामले में देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन ये मिठास लोगों तक पहुँचने में कई चुनौतियाँ भी हैं। हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं किन्नू संघ के नकवी साहब। आप बताइए कि जब किन्नू की यहाँ वैक्सिंग और ग्रेडिंग कर दी जाती है और उसके बाद में जब इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो NDTV वालों का, आप सभी साथियों का स्वागत है और सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहूँगा। देखिए, किन्नू के लिए जो चुनौतियाँ हमारे आगे आई हैं, अब की बार जो आई हैं वो आई हैं बांग्लादेश को लेकर के, और सरकार से 2-3 साल से हम बार बार गुहार कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और लेटरों के ज़रिए काफ़ी कोशिश की कि जो बांग्लादेश की सरकार है उनसे बातचीत की जाए, हमारी सरकार उनसे बात करे, क्योंकि बांग्लादेश ने इन 8-7 सालों के अंदर जो आयात शुल्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। जो 10 रुपये या 15 रुपये शुल्क था वो आज 88 रुपये पहुँच चुका है। एक क्रेट अगर किन्नू यहाँ से 20-22 किलो बांग्लादेश जाता है तो उससे उसके ऊपर 2400 रुपये जो उनकी आयात शुल्क ड्यूटी है, तो किसानों को इसका सीधा नुकसान है। हमारे यहाँ का जो किसान त्राही कर रहा है अबोर गंगानगर जिले का, वो सिर्फ कारण यही है कि किन्नू को रेट ना मिलने का,
कि हमारा जो बी ग्रेड माल, जिसको हम बोलते हैं मीडियम माल, जो हमारे भारत के अंदर कम खाया जाता है, और बांग्लादेश में उसकी पूरी डिमांड थी, जो मैं मानता हूं कि गंगानगर जिले से 30 से 40% किन्नू बांग्लादेश जाता था, वो 2 सालों से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो बांग्लादेश किन्नू आप भेजते हैं उसका माध्यम क्या रहता है? नहीं, अभी तो जा ही नहीं रहा जी, नहीं जा रहा। इसका रीजन यही है कि रेट बहुत ज्यादा है वहां पर। आमतौर पर ज्यादातर हमने देखा है कि जैसे ट्रक लगे हुए हैं यहाँ पर भेजने के लिए। पहले 2 साल पहले एक ट्रेन भी चली थी, तो आप लोगों की क्या कुछ इस तरह की डिमांड्स हैं कि जैसे ट्रेन के माध्यम से कम समय में पहुंचाया जा सके? देश के अन्य हिस्सों की भी बात करें तो देखिए, ट्रेन का सवाल आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए मैं बोलना भी चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। हमारे यहाँ एक ट्रेन चली थी 2 साल पहले, सरकार ने हमें ट्रेन दी, हमसे कहा कि आपको 50% जो है सब्सिडी मिलेगी, लेकिन उसका नुकसान हमें ये होगा, एक दिन तो माल लेट पहुंचा। उसके अलावा हम जहां चाहते थे 0 लाइन पे माल दिया जाए। अब जब इन्होंने अपने स्टेशन पे खड़ी कर दी ट्रेन, तो वहां से जो हमने माल उठाया और आगे पहुंचाने का काम किया 0 लाइन पे, तो उससे ज़्यादा जो सब्सिडी सरकार ने हमें दी, उससे ज़्यादा हमारा खर्चा वहाँ आया और माल डैमेज भी हुआ। तो उसके अलावा दूसरी ट्रेन के लिए हमने यही निवेदन किया कि आप 0 लाइन तक हमें ट्रेन दो, ताकि हम अपना माल भारत से लेकर के बांग्लादेश तक पहुँचा सकें। तो वो स्कीम जो है वो अधूरी रह गई, अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुई। भारत में कहाँ कहाँ माल जा रहा है आपका? ऑल ओवर इंडिया जा रहा है, लेकिन रेट कहीं भी नहीं है। फसल बम्पर है और रेट कहीं भी नहीं है। मतलब किसानों के लिए एक अंधेरा आगे दिख रहा है हमें। बिल्कुल। तो इनका ये कहना है कि 2 साल के बाद अब की बार सीजन काफी अच्छा निकला, माल काफी अच्छा हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर इनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश के अंदर भारत का 30 से 40% जो किन्नू एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वहां इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होने के कारण उनको दिक्कत आ रही है। इनका कहना है कि इन्होंने अपने संघ के मार्फत कई बार आवाजें उठाई हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर।